देखिए, चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ ए पार्टनर। किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाए तो हमें किस तरह से अकाउंटिंग करनी है। पहले एक बात जरा समझने की कोशिश करिएगा। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो वो बिजनेस से चला जाता है। वो दुनिया से भी चला जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन बिजनेस से भी चला जाता है। और रिटायरमेंट में भी यही होता था कि एक पार्टनर बिजनेस से चला जाता था। तो देखिए, डेथ ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में एक चीज कॉमन है। दोनों में ही जो पार्टनर है वो बिजनेस से चला जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक पार्टनर के चले जाने के बाद की अकाउंटिंग कर रही है। तो देखिए, दोनों चैप्टर में 90% चीजें सिमिलर है। तो डेथ ऑफ पार्टनर उस बच्चे के लिए तो एकदम मक्खन मलाई है जिस बच्चे को रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर आता है। लेकिन डेथ ऑफ पार्टनर के साथ इस साल थोड़ी सी नाइंसाफी हुई है, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो गया कि आपका सिलेबस घट गया। डेथ ऑफ पार्टनर से सीबीएसई ने अपने लेटेस्ट सिलेबस में बहुत कुछ डिलीट करा है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ डिलीट कर दिया। हम इस चैप्टर को कवर करने वाले जी अपने लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, विच इज 2021 रिवाइज्ड सिलेबस, जो अभी हाल फिलहाल में ही बदला गया। इस रिवाइज सिलेबस के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है जी, बस। वो 3 या 4 मार्क्स का है। वो 3 मार्क्स में भी आ सकता है और 4 मार्क्स में भी आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी, डेथ ऑफ पार्टनर। जैसे ये वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ तो मैंने आपसे बताया कि डेथ ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में 90% चीजें आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो 10% चीजें क्या है जो इन दोनों में डिफर करती है। इसे मैंने नाम दिया जी बेसिक्स ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। मतलब डेथ ऑफ पार्टनर के हम थोड़े से बेसिक्स करेंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। मान लीजिए 3 पार्टनर एक फर्म को चला रहे थे बहुत लंबे समय से, ए, बी और सी। अचानक सी की डेथ हो जाती है, ए की डेथ हो जाती है। ए भाई साहब गुजर गए। अगर ए की डेथ हो गई तो बी और सी जिंदा रहे। कहने का मतलब ए बिजनेस से चला गया, बी और सी अभी भी बिजनेस में है। हम अपने अकाउंटिंग पर्पस के लिए, मतलब हम जो अकाउंट बनाएंगे, ये जो पार्टनर जिसकी डेथ हो जाती है हम इसे पुकारा करेंगे डिसीज पार्टनर। मतलब हम इसे क्या बुलाने वाले जी, डिसीज्ड पार्टनर का मतलब स्वर्गवासी पार्टनर। देखिए, ऐसा है कि कोई भी पार्टनर किसी की भी डेथ हो जाए तो हमें उसे थोड़ा सा आदर के साथ उसे बुलाना चाहिए। इस वजह से हम उसे डिसीज पार्टनर कहेंगे। और जो पार्टनर बच गए उन्हें हम रिमेनिंग पार्टनर्स नहीं कहेंगे। रिमेनिंग अगर आप कहते हैं तो इससे एक इंप्रेशन ऐसा जाता है जी, ये तो मर गया और ये बचे हुए जी, बस अब इनका भी नंबर लगने वाला है। तो इन्हें आप डिसीज्ड पार्टनर के साथ जब कंपेयर करेंगे तो रिमेनिंग पार्टनर ना बोल के आप इन्हें बुलाएंगे सर्वाइविंग पार्टनर। तो पहला डिफरेंस तो रिटायरमेंट और डेथ में ये है कि वहां पे जाने वाले पार्टनर को रिटायरिंग कहा जाता था, यहां कहा जाता है डिसीज्ड। बचे हुए पार्टनर को रिमेनिंग कहा जाता था, यहां कहा जाता है सर्वाइव। ये हो गया जी पहला अंतर। दूसरी चीज, और जो इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो ये है, रिटायरमेंट जो हम करते हैं हम उसका समय, हम उसकी डेट को प्लान कर सकते हैं, लेकिन डेथ की डेट को कभी भी प्लान नहीं किया जा सकता। क्या आप ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं जी मेरी मौत उसी तारीख को हो? नहीं। अगर ये प्लानिंग कर दिए तो प्लानिंग हम ये कर लेंगे जी कभी हमारी मौत भी ना हो। हम अपनी जिंदगी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये बात समझ लीजिए कि डेथ ऑफ पार्टनर इट कैन नॉट बी प्लान, जबकि रिटायरमेंट को हम प्लान कर सकते हैं। आपने जितने भी क्वेश्चंस अपने चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में किए, इनफैक्ट उस हर एक क्वेश्चन में एक बात कॉमन थी। हो सकता है कि आपका ध्यान गया हो सकता है कि आपका ध्यान ना गया। वो बात ये कॉमन थी कि रिटायरमेंट हमेशा ही साल के आखिर में या फिर उस साल के शुरुआत में होता था।
आखिर में और शुरुआत में अगर रिटायरमेंट की जाए तो हम इससे अकाउंटिंग की कई दिक्कतों से बच जाते हैं। बस वही नई दिक्कतें हैं जो आपको डेथ ऑफ पार्टनर में पूछी जाती है, अदरवाइज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर में सारा अकाउंटिंग सेम। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए रिटायरमेंट में जैसे कि ये एक साल है जो 1 जनवरी से शुरू हुआ और 31 दिसंबर को एंड हुआ। 31 दिसंबर को उसने रिटायरमेंट ले ली। तो देखिए होता ये है कि 31 दिसंबर यानी कि जिस साल हमारा एंड हुआ ईयर, हम इसी साल में अपनी बुक्स भी इसी डेट पे एंड करते हैं और इसी डेट पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अब क्योंकि प्रॉफिट हमारा कैलकुलेटेड होता है वो पूरे एक साल का होता है, तो रिटायरिंग पार्टनर में और रिमेनिंग पार्टनर में उस प्रॉफिट का बंटवारा करने में हमें कोई दिक्कत ही नहीं आती, क्योंकि अगर वो रिटायर ना होता तब भी इतना प्रॉफिट होता और अगर वो रिटायर हो जाता तब भी उतना प्रॉफिट होता। लेकिन डेथ में क्या होता है? देखिए डेथ में क्या है, डेथ किसी भी डेट पे हो सकती है ईयर में। जैसे ये वाला ईयर है 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ और 31 दिसंबर को एंड हुआ। अब डेथ कभी भी हो सकती है, 1 जनवरी को, 31 दिसंबर को, इट कैन बी ऑन एनी डे। मान लीजिए कि 1 अक्टूबर को डेथ, तो देखिए जरा 1 अक्टूबर को डेथ होने का मतलब ये है कि 9 महीने तक तो पार्टनर बिजनेस में रहा, लेकिन 3 महीने वो बिजनेस में नहीं रहा। आप समझिएगा समस्या। अगर वो 9 महीने तक बिजनेस में रहा तो हमें उसे 9 महीने का प्रॉफिट में शेयर देना पड़ेगा और 3 महीने का हमें प्रॉफिट में उसे शेयर नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा और भी कई चीजें होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 1 साल का कैलकुलेट होता है, तो अब हमें उसे 9 मंथ्स का देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस टाइम डिफरेंस की वजह से रिटायरमेंट और डेथ जो है वो दो अलग अलग चैप्टर बने हैं। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता कि आपके रिटायरमेंट की किसी भी डेट पे आती क्वेश्चन पे, तो रिटायरमेंट और डेथ में दिन के भर का भी फर्क ना होता, बिल्कुल सेम होती थी सारी चीजें। तो एक ये डिफरेंस होना, टाइम बेसिस डिफरेंस होना, यही हमारे रिटायरमेंट और डेथ की जड़ है। इन दोनों में बस यही अंतर कि डेथ कभी भी प्लान नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से टाइम डिफरेंस आ जाता है। इस वजह से हमें डेथ में कुछ टाइम बेस्ड एडजस्टमेंट करनी पड़ती है जी। इस चैप्टर में बस ये टाइम बेस्ड एडजस्टमेंट ही सिलेबस में रही है, बाकी सारी चीजें तो सीबीएसई ने अब सिलेबस से हटा दी। चलिए देखते हैं जरा सिलेबस में सीबीएसई पहले क्या दिया करता था, क्या हट गया है और क्या बचा है, पूरा डिटेल में डिस्कस करते थे इसे। देखिए जरा, ये मैंने लिखा है जी पॉइंट नंबर 2, टॉपिक्स इन डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर में हमारे कुल मिला के 7 टॉपिक होते थे जी, 7 टॉपिक्स। पहला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, ये रिटायरमेंट में भी होता था। गेनिंग रेशियो, ये भी रिटायरमेंट में होता था। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस की अकाउंटिंग करना, गुडविल की अकाउंटिंग करना, ये भी टॉपिक हमारा रिटायरमेंट में होता था। ये जो पहले 4 टॉपिक है ये असल में रिटायरमेंट में भी होते हैं और एग्जैक्टली एग्जैक्टली वर्ड को ध्यान से पकड़िएगा, एग्जैक्टली सेम, भले डेथ हो या रिटायरमेंट हो। न्यू पीएसआर की कैलकुलेशन में वही केसेस लगेंगे जो रिटायरमेंट में लगे, गेनिंग रेशियो में भी वही केसेस हैं जो रिटायरमेंट में लगे। प्रॉफिट्स और लॉसेस का डिवीजन करते तो जो जर्नल एंट्री आप रिटायरमेंट में करते थे जी, एग्जैक्ट जर्नल एंट्री डेथ में है। गुडविल की अगर हम बात करें तो गुडविल के लिए आप एक ही एंट्री किया करते थे, वहां आप करते थे रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस यहाँ पे रिमेनिंग की जगह अब आपको उसे बुलाना क्या पड़ेगा, सर्वाइविंग। और जो पार्टनर डेथ हो गई उसे आप क्या बुलाएंगे, डिसीज्ड। तो कहने का मतलब एंट्री इसमें क्या हो जाएगी, वहां होती थी रिमेनिंग टू रिटायरिंग, यहां हो जाएगी सर्वाइविंग डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो कहने का मतलब ये जी, ये जो पहले 4 केसेस है ये एज इट इज क्योंकि रिटायरमेंट के होते हैं, तो ये वाले टॉपिक हमें नहीं पढ़ने। आपने वहां कर रखे हैं, मैं आपको ये दोबारा कराऊं, ऐसे तो हम एक ही चीज बार बार रिपीट करते रहेंगे, उससे कोई फायदा थोड़ी है। मेरी छोड़िए, सीबीएसई भी इसे कभी भी एग्जाम में नहीं पूछता था, क्योंकि उसे ये पता है कि डेथ और रिटायरमेंट में कुछ भी पूछ लो। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेथ का है, रिटायरमेंट का है, और इनमें से कोई भी टॉपिक हो, सेम एंट्री है जी रिटायरमेंट वाली, बस, तो इस वजह से इसका कोई क्वेश्चन अलग से करना ही नहीं हमें। ये ना पहले कोई क्वेश्चन करा जाता था, ना इस साल इसका कोई क्वेश्चन करा जाएगा। कहने का मतलब ये रिटायरमेंट के टॉपिक्स पहले भी नहीं पढ़े जा रहे थे, इस बार भी नहीं पढ़े जाएंगे। अब 5वां टॉपिक देखिए, डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना अप टू डेथ, इसकी कैलकुलेशन करना। ये एक टॉपिक है जो रिटायरमेंट में नहीं आता, डेथ में आता, और उसका कारण ये है कि देखिए, अगर आपका पार्टनर रिटायर हो जाता है साल के एंड में, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बीच में डेथ हो जाए, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जरूरत है 9 महीने की, जितने समय तक वो रहा। तो एक ये वाला टॉपिक अलग से हमें डेथ में करना पड़ता है। इसके अलावा एक और टॉपिक होता था डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में बहुत आता था ये। और इसके अलावा रीवैल्यूएशन बेस्ड 8 मार्क्स क्वेश्चन, जैसे आपने रिटायरमेंट में किए, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस होते थे, कोई फर्क नहीं। ठीक है, अब समझिएगा, इन 7 टॉपिक्स में से पहले 4 टॉपिक तो ना पहले पढ़े जाते थे ना आप पढ़े जाएंगे। ये 2 टॉपिक अब हो गए जी डिलीट, बच गया सिर्फ एक टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेथ। ये हमें डेथ तक उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। ये वाला टॉपिक आपके एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स में आएगा। और यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी कि 2020-21 के सिलेबस को देखते हुए इस चैप्टर से 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब ये है पेपर लीक हो गया। अगर डेथ से क्वेश्चन आया तो बस वो यहीं से आएगा। और खुशखबरी आपके लिए ये है कि इस टॉपिक के आपकी बुक में 6 या 7 क्वेश्चन है बस। आप अगर बैठ जाए उन क्वेश्चंस को लेके एक बार सीखने के बाद, तो आधे घंटे में आपका डेथ रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए, डेथ पहले भी छोटा टॉपिक होता था, अब इसे बिल्कुल ही छोटा कर दिया। ये भी आएगा या नहीं आएगा इसकी भी उम्मीद बड़ी कम है, लेकिन क्योंकि ये अभी सिलेबस में है, तो वी कैन नॉट लीव दिस टॉपिक। तो इस चैप्टर में अपन सिर्फ एक ही टॉपिक करेंगे, वो है डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना अप टू डेट ऑफ डेथ। चलो जी, अब इस टॉपिक को हम कर देते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट कर रहे थे अपना पहला टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। देखिए, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन का कोई ना कोई तरीका होता है। तरीकों को अंग्रेजी में मेथड्स कह दिया जाता है। तो इस टॉपिक में कैलकुलेशन करने के 2 मेथड्स हैं। मतलब हम अगर डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे उसकी डेट ऑफ डेथ तक, तो वो 2 मेथड से निकल सकता है। पहले मेथड का नाम है टाइम बेसिस मेथड, और दूसरे मेथड का नाम है सेल्स और टर्नओवर बेसिस मेथड। बस ये 2 मेथड से थी, जैसे ही मैं ये 2 मेथड आपको सिखा दूंगा, समझ लेना कि आपका ये वाला चैप्टर हो गया फिनिश। और यकीन मानिए कि ये वाला चैप्टर आज में फिनिश हो जाएगा। टाइम बेसिस मेथड अभी आप इस वीडियो में सीख लेंगे, और सेल्स बेसिस का मेथड का वीडियो मैं रात तक आपके पास भेज दूंगा, वो रिकॉर्डेड है। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा। पहला मेथड है जी टाइम बेसिस मेथड। मैं अगर इस मेथड को अपनी तरफ से कोई नाम देता, तो मैं इसे नाम दूंगा बेटे जी कॉमन सेंस मेथड। कॉमन सेंस का मतलब क्या होता है? एक जनरल सेंस। मतलब मैं यहां कोई मेथड वगैरह नहीं सिखा रहा हूं, एक आम बात आपको बताऊंगा।
तो चलिए इस आम बात को अगर हमें सीखना है तो हम इसे एक कहानी के थ्रू सीखते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान है। इस कहानी में 5 कैरेक्टर है जी, ए बी सी। ये एक फर्म में 3 पार्टनर थे जी, ए बी और सी। पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। सी भाई साहब की डेथ हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से। अब देखिए सी ने पार्टनरशिप करी हुई है तो इसका पार्टनरशिप के अंदर हिस्सा भी होगा, इसने कैपिटल भी लगाई होगी, इसके अलावा कुछ प्रॉफिट्स जो फर्म ने जमा कर रखे होंगे वो भी इसे मिलने चाहिए डेथ पे। लेकिन एक बात बताइएगा जरा सोच समझ के, अगर सी की डेथ हो गई तो वो बेचारा स्वर्ग में जा चुका है। आपको क्या लगता है कि वो अपने स्वर्ग के सुख छोड़ के आपके पैसे लेने जमीन पर आएगा कि भैया लाओ मेरा हिसाब किताब करो, चलो फिर से मुझे स्वर्ग जाना है? एक बार अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो वो दोबारा धरती पे नहीं आ सकता। ऐसी सिचुएशन में अब क्या किया जाए जी, इसके पैसे किसको दिए जाएं? देखो बेटे ऐसा है, अगर सी की डेथ हो जाए तो सी तो आने से रहा पैसे लेने के लिए, लेकिन इसके रिश्तेदार जरूर आएंगे क्योंकि सवाल पैसे लेने का है। देने का होता तो नहीं आते, लेने हैं ना पैसे, इसलिए वो जरूर आएंगे। उनके रिश्तेदारों को अंग्रेजी में कहा जाता है लीगल हियर्स, कानूनी वारिस। डिसीज पार्टनर के लीगल हियर्स, या फिर आप इसका नाम रख सकते हैं एग्जीक्यूटर। लीगल हियर्स और एग्जीक्यूटर वो लोग होते हैं जो किसी पार्टनर के डेथ होने पे आपके पास आएंगे और उस पार्टनर का हिसाब किताब करेंगे आपसे। असल में वो उनके बच्चे होते हैं, उनके भाई बहन माता पिता कुछ भी हो सकते हैं, कानूनी वारिस जो होगा उसका। अब हम अपने एग्जाम्पल में मान लेते हैं जी कानूनी वारिस कौन है, सी का बेटा। और बेटे जी ये कोई आम बेटा नहीं है, आप देखिए जरा, ही इज वेरी वेरी स्मार्ट, बहुत पढ़ा लिखा बच्चा है ये। देखो टाई और कोट पहन के बैठा हुआ है, और किसी के पास दिख रही है टाई या कोट? सिर्फ इसके पास है। ही इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है हमारी कहानी का बेस बनाने के लिए। अब होता क्या है जी, सी की डेथ हो जाती है, 3-4 महीने बीत जाए या फिर छोड़िए 3-4 महीने नीचे, अगले ही दिन आ गया। डेथ होने के अगले ही दिन ए और बी के सामने पहुंच गया जी सी का बेटा, और कहता है अंकल ए और अंकल बी मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, पिताजी आपके साथ इतने सालों तक रहे, उनका जितना भी हिसाब किताब बनता है वो पैसा मुझे दे दो। ए और बी कहते हैं ठीक है बेटे, बहुत अच्छी बात है आप आ गए, हम तो वैसे भी पहुंचाने वाले थे। तो अब ये हिसाब किताब लगाते हैं क्या क्या चीजें देनी। वो कहते हैं बेटे देखो, एक तो हमसे पता है क्या ले जाना, सी की कैपिटल, इसने जितना भी पैसा लगाया था वो ले जाओ। दूसरा, हमसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रॉफिट्स ले जाना, लॉसेस हम माइनस कर देंगे उसमें से। इसके अलावा जितना भी गुडविल, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों तक हमारे साथ मेहनत करी, तो उनकी गुडविल का जितना शेयर बनता है वो भी हम आपको देंगे। और इसके अलावा बेटे आपको एक और चीज मिलेगी, अगर मान लीजिए कोई भी रीवैल्यूएशन हमने करा और उस पर कुछ भी प्रॉफिट हुआ तो उसका भी हिस्सा आपको जरूर मिल जाएगा, और अगर लॉस हुआ तो हम उसे माइनस कर देंगे। सी कहता है जी बहुत बढ़िया, फिर तो मेरे पास काफी पैसा आ जाएगा। ए और बी कहते हैं आप खुश हैं इतने पैसे में? सी बड़ा इंटेलिजेंट है, वो दिमाग लगाता है कि ये मुझे खुश करने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? वो देखता है, जरा ध्यान से समझिएगा कैसे। देखिए सी की जो डेथ है वो किस तरीके से हुई। यहां मैंने क्या किया है, 4 साल लिए हुए जी, 1 2 3 और 4। ये है पहला साल, 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक चला। फिर ये है जी, इसके बाद 2013 पे एंड हुआ अगला साल, फिर 2014 पे एंड हुआ और 2015 पे एंड हुआ।
हम ये मान लेते हैं कि इन तीनों ने फर्म जो स्टार्ट की थी वो 1 अप्रैल 2011 से ही करी थी, ए बी और सी ने। ठीक है जी, इस डेट पे फर्म इन्होंने स्टार्ट की थी और 4th ईयर में आते आते 3 महीने के बाद सी की डेथ हो जाती है। ठीक है, जून 30 को सी की डेथ हो जाती है, मतलब 3 महीने के बाद। अब जरा समझिएगा, 30 जून को ही सी का बेटा आ जाता है। हम उसे कह देते कि आप ये सारी चीजें ले लो और घर चले जाओ, तो सी का बेटा सर खुजाने लगता है, ऐसा क्या है ये जो मुझे नहीं देना चाहते। और वो सोच में पड़ जाता है और हिसाब लगाता है, मेरे पिताजी इस साल 3 महीने बिजनेस में रहे, तो 3 महीने का जितना भी प्रॉफिट बनता है वो हिस्सा भी तो मुझे मिलना चाहिए। और सी तुरंत ए और बी से कहता है कि अंकल इस 3 महीने के प्रॉफिट का हिस्सा भी तो दो। ए और बी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, इसने ये बात कैसे पकड़ ली। ए और बी से समझाने लगते हैं, बेटे देखो ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हो पाएगा, प्रॉफिट तो आखिरी तारीख पे कैलकुलेट होता है। तुम एक काम करना मुन्ने, तुम आना आखिरी तारीख को और तब अपना प्रॉफिट का हिस्सा ले जाना। सी कहता है ठीक है अंकल जी, कोई बात नहीं, मैं आखिरी तारीख पे आ तो जाऊंगा, लेकिन जितना भी प्रॉफिट बन रहा है ना 3 महीने का, मुझे विद इंटरेस्ट देना फिर वो। अब इसमें भी नुकसान है ए और बी का, वो पक्के बिजनेसमैन है, वो सोच में पड़ जाते हैं, ना 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 ना, ये काम करा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ए और बी अपने अकाउंटेंट को बुला लेते हैं, कहते हैं अकाउंटेंट साहब देखो जरा एक समस्या है, 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है, बताओ निकाल पाओगे। अब अकाउंटेंट भी पढ़े लिखे हैं, देख रहे हैं आप कितने तंदुरुस्त है, मोटे ताजे हैं जी, बिल्कुल तोंद बाहर आ गई पढ़ पढ़ के, अकाउंट्स घिस घिस के। अकाउंटेंट साहब कहते हैं मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्या चाहते हो मैं तुरंत करके दिखा दूंगा। देखो 3 महीने का प्रॉफिट चाहिए ना, मैं तुम्हें दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका एक तरीका होगा। बात सुनना क्या है ध्यान से, इस साल का सही प्रॉफिट तो मैं मार्च 31 को ही बता पाऊंगा। अगर तुम मुझसे ये चाहते हो कि मैं इस 3 महीने का प्रॉफिट तुम्हें आज निकाल के दिखा दूं, तो ये कतई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट तब तक नहीं निकलता जब तक फाइनल अकाउंट ना बन जाए, और फाइनल अकाउंट बनते हैं आखिरी दिन पे। मुझसे तो ये ना हो पाएगा, किसी भी इंसान से ये ना हो पाएगा, साक्षात भगवान को अगर धरती पे उतारा हो तो 3 महीने के लिए जितना प्रॉफिट बनता है वो बता देंगे आपको। सी कहता है भगवान को अगर उतार सकते तो पिताजी को ही बुला लेते हैं, फिर तो प्रॉफिट की ही क्या जरूरत थी। ए और बी कहते हैं बहुत समझदार बेटा है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। अकाउंटेंट कहते हैं तो एक ही तरीका है साहब, हमें पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे फ्यूचर के प्रॉफिट को डिटरमाइन करना पड़ेगा। मतलब इस 3 महीने के प्रॉफिट को हमें पिछले सालों के प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये बात हमारे पल्ले नहीं पड़ी, यही बात ए बी और सी अकाउंटेंट से कहते हैं, क्या कहना क्या चाहते हो। तो अकाउंटेंट समझाता है एक बड़े ही मधुर एग्जाम्पल से। अब जो बोल रहा है वो अकाउंटेंट है, मैं नहीं हूं, ध्यान से सुनना। अकाउंटेंट ए बी और सी को कहते हैं सामने आके बैठो और मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। मुझे एक बात बताओ, मान लो तुम किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो, आप भी बेटे इस बात को मान लीजिए, मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूं, अकाउंटेंट इनसे कर रहा है, मैं आपसे कर रहा हूं। आप किसी स्कूल में प्रिंसिपल है जी, आपके यहां पे एक बच्चा पढ़ता है राम। राम ने 9th क्लास में 99% मार्क्स लिए, 10th क्लास में 100% मार्क्स लिए, 11th क्लास में 97% मार्क्स लिए। ठीक है जी, अब वो 12th क्लास में आता है और प्री बोर्ड का पेपर होता है। प्री बोर्ड के ठीक पेपरों से पहले बेचारे का एक्सीडेंट हो जाता है, वो घायल हो जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए,
क्या हमें प्री बोर्ड का पेपर लिए बिना राम बेटे को एडमिट कार्ड दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मुझे आप सबसे इस बात का जवाब देखिए। अगर राम का एक्सीडेंट प्री बोर्ड के दौरान हो गया, स्कूल कभी भी उसका रोल नंबर, एडमिट कार्ड नहीं रोक। अगर स्कूल का बस चलेगा ना, तो वो तो बिना पेपरों के भी उस बच्चे को पास कर दे। बहुत ब्राइट बच्चा है बेटे, 100% लेके आया है 10th में। आप क्या समझ रहे हैं उसका रोल नंबर रोकेगा स्कूल? बिल्कुल नहीं रोकने वाला। तो बेटे जी क्यों ऐसा हुआ? इस वजह से क्योंकि उसका पास्ट रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था। 11th क्लास में 97% मार्क्स। इज दिस ए जॉब? नो। समझिए इस बात को। 12th क्लास में गए गुजरे 95% तो लेके आएगा, और अगर ठीक हो गया एग्जाम से पहले, बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, तो 100% का भी दाव लग सकता है। तो ऐसे प्यारे और ब्राइट चाइल्ड को, बच्चे को कोई स्कूल नहीं रोकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब फ्यूचर प्रिडिक्टेड ना हो, तो हम प्रिडिक्शन पता है किस बेसिस पे करते हैं? उसके पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे, पास्ट पिछले रिकॉर्ड्स के बेसिस पे। अरे आप ये छोड़ो, मैं आपको दो बच्चों का एक और एग्जांपल सुनाता हूँ, राम और श्याम। राम ने अपनी जिंदगी में 12th क्लास तक हर बार 95% अबव, श्याम ने कभी 40%, कभी 39%, इस तरह के मार्क्स। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, इन दोनों में से कौन सा बच्चा आपको लगता है कि फ्यूचर में ज्यादा? राम होगा सर। ये राम और श्याम में कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा? तो इसकी प्रेडिक्शन अगर हम करें, बाकी सारी चीजें आप मान लीजिए कि दोनों में सेम है, बस मार्क्स राम के ज्यादा आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में राम का फ्यूचर ऑफ कोर्स ज्यादा ब्राइट है। तो बेटे जी आपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए किसका सहारा लिया? पास्ट रिजल्ट्स का। यही एग्जाम्पल अकाउंटेंट ने इन तीनों को समझाया। कहा देखो, जब फ्यूचर अनसर्टेन हो, ये ना पता लगाया जा सके, तो हम पता है क्या करते हैं? पिछले साल के जितने भी रिजल्ट होते हैं उसके बेसिस पे हम बता देंगे कि इस 3 महीने में भी लगभग कितना प्रॉफिट होने वाला था। तो अकाउंटेंट कहता है देखो जादू देखो, अब मैं बताता हूं कि 3 महीने में अंदाजन कितना प्रॉफिट हो जाता। वो कहते हैं जी देखो पिछले साल का प्रॉफिट ले लेते हैं। मतलब वो उसने कौन सा प्रॉफिट लिया है जी? लास्ट ईयर का प्रॉफिट। लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे पिछले साल का प्रॉफिट था 10,000 रुपए, लेकिन ये 10,000 12 महीने का प्रॉफिट था। साल बोल रहा हूं तो 12 महीने का प्रॉफिट हुआ। हमें कितने महीने का चाहिए? 3 महीने का, तो इंटू में 3/12 कर दो, तो ये 3 महीने का प्रॉफिट बन गया। और अगर मैं इसे सी के शेयर से यानी कि 1/3 से और मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास डायरेक्टली किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा? सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। भाई पिछले साल का प्रॉफिट मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इस साल का निकल नहीं सकता, तो पास्ट ईयर के बेसिस पे मैंने 10,000 रुपए ले लिए। और 3/12 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये तो एक साल का प्रॉफिट है, 3 महीने का कितना बनेगा? इंटू में 3/12। और इंटू में 1/3 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सी का शेयर है। क्योंकि भाई 3 महीने का प्रॉफिट अगर आप 10,000 के बेसिस पे निकालेंगे, 10,000 तो पूरे फर्म का प्रॉफिट था, तो फर्म का प्रॉफिट आएगा 10,000 इंटू में 3/12। अगर आप करोगे यहां तक फर्म का प्रॉफिट आएगा, और इंटू में अगर आप 1/3 कर दें तो किसका प्रॉफिट आ जाएगा जी? सी का शेयर आ जाएगा। तो अगर इसे सॉल्व किया जाए तो ये बनता है 10,000 डिवाइडेड बाय सीधा 12 कर दीजिए 12, तो 833 833 रुपए किसके हिस्से में आने चाहिए? सी के हिस्से में आने चाहिए, जो उसके बेटे को ये प्रॉफिट 3 महीने का मिलना भी चाहिए। बस बेटे यही है हमारा टाइम बेसिस। मैं इस बात को अगर अंग्रेजी में लिख दूं तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। मैं इसे ऐसे लिख दूं, लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू में टाइम अप टू डेथ, मतलब डेथ तक का समय, डिवाइडेड बाय
12 इंटू में डिसीज्ड पार्टनर शेयर, तो लो डिसीज्ड पार्टनर का शेयर बाहर आ गया। यही है टाइम बेसिस। तो ए और बी को अकाउंटेंट कहता है कि इसे 833 रुपए और दे देना, तो इसका प्रॉफिट भी सेटल हो जाएगा। सी कहता है 833 रुपए किस बेसिस पे निकाले तुमने? अकाउंटेंट साहब आप मुझे बताइए कैसे कैलकुलेट करें? तो अकाउंटेंट साहब कहते हैं कैसे क्या, पिछले साल का मैंने प्रॉफिट लिया, इनटू में 3/12 और इनटू में तुम्हारे पिताजी का शेयर, बस आ गया प्रॉफिट। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो सी फिर से देखता है हिसाब किताब, थोड़ा टेढ़ा नजर करके देखता है कैसे निकाल रखा है, और फिर उसके बाद उसकी नजर पड़ती है इससे पिछले साल वाले प्रॉफिट पे, 30,000 पे। सी तुरंत कुर्सी से खड़ा हो जाता है और कहता है ये क्या कर रहे हो? अगर पास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे ही देना है तो एक काम क्यों नहीं करते, इस 30,000 के बेसिस पे ही दे दो। 10,000 ही क्यों, ये तो कम है ना। और किस किताब में लिखा है कि ठीक पिछले साल का रिजल्ट देखना, उससे पिछले साल का देख लो, नहीं तो उससे पिछले साल का देख लो। अगर 30,000 या 50,000 लिया गया तो सी के बेटे, देखिए मैं आपको यह बता रहा था कि सी ने अकाउंटेंट के निकाले गए प्रॉफिट पे एक सवाल पूछ दिया। उसने कहा अकाउंटेंट साहब आप ये 10,000 जो कि कम है प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट ना लेके आप इससे पिछले साल में से किसी एक का ले लो ना। तो अकाउंटेंट पता है क्या रिप्लाई करेगा? वो कहेगा ऐसा थोड़ी होता है, जो लास्ट ईयर होता है उसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, तो मैं उसके बेसिस पे काम करूंगा। सी कहता है क्यों, किस किताब में लिखा है? मैं भी नहीं मानता इस बात को, चलो अभी की अभी कोर्ट चलते हैं। ए और बी इन दोनों की बात सुन रहे होते हैं, अरे बेटे बेटे शांत हो जाओ, एक और उपाय हो सकता है। अकाउंटेंट साहब कोई और उपाय निकालो। तो अकाउंटेंट कहते हैं तो फिर हम एक काम कर सकते हैं, ना इनकी ना मेरी, हम इन तीनों ईयर के प्रॉफिट को ले लेते हैं। ए और बी एकदम खड़े हो जाते हैं, तीनों ईयर के प्रॉफिट। वो कहते हैं साहब घबराओ मत, मैं 3 साल के प्रॉफिट को 1 साल का प्रॉफिट बना दूंगा। वो कैसे? इन तीनों को ऐड करूंगा और 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 1 साल का प्रॉफिट बन जाएगा। और इसे ही हम क्या कहते हैं? एवरेज प्रॉफिट। तो एक और ऑप्शन दिया जाता है इसे, वो कहता है जी एक तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेशन करवा लो, या फिर पिछले जितने भी साल के प्रॉफिट गिवन है उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करवा लो। इसे हम कहते हैं जी एवरेज प्रॉफिट बेसिस कैलकुलेशन। तो कहने का मतलब यह है टाइम बेसिस मेथड में प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो ये 2 केसेस में निकल सकता है जी, या तो हम सिर्फ लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेंगे या फिर हम एवरेज प्रॉफिट बेसिस लेंगे। यहां आके हमारी कहानी होती है एंड। अब इससे समझिएगा इस कहानी से कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 1 साल का प्रॉफिट दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, तो आप लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको 1 से ज्यादा ईयर्स के प्रॉफिट गिवन हो, 2 के, 3 के, 4 के, तो ऐसी सिचुएशन में आप कैलकुलेशन एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे करेंगे। और वो कैसे होगी देखो जरा, एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? आप करेंगे जी एवरेज प्रॉफिट के लिए 50,000, 30,000 और 10,000, इन तीनों को ऐड और डिवाइड कर देंगे 3 से, और इनटू में फिर क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू में टाइम बाय 12 और इनटू में सी का शेयर, बस अब फिर से आ जाएगा। ये आएगा जी 30,000 इनटू में 3/12 इनटू में 1/3। इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन की जाएगी तो ये बनेगा 2500, 2500 रुपए। कहां बेचारे को 833 मिल रहे थे, अब 2500 मिलेंगे, समझ रहे हो?
तो ये फर्क पड़ता है जी लास्ट ईयर का प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट लेने से। खैर, इसे सी के बेटे को इस कहानी में कितना प्रॉफिट मिला वो हमारे लिए मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि हम कैलकुलेशन दो बेसिस पे कर सकते हैं और वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके को, किस केस को हमें क्वेश्चन में लगाना है। तो चलिए इसी बात को अब हम लिख लेते हैं कि हमें टाइम बेसिस में किस तरीके से सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। लिखो बेटे जी, लिखिएगा। पॉइंट नंबर आएगा जी इसमें 2। ये कहानी तो खत्म हुई। डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट किस तरीके से आएगा? डिसीज्ड पार्टनर शेयर इज इक्वल टू, ये लिखिएगा जी केस 1, लास्ट ईयर प्रॉफिट गिवन इन क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर का प्रॉफिट ही बताया गया। तो आप ऐसे में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? आप लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेते हैं, इनटू में टाइम अप टू डेथ, उसका डेथ तक जितना भी टाइम हुआ, और इसे आप डिवाइड कर देते हैं जी किससे? 12 से या फिर 365 से। 12 से आप तब करेंगे अगर उसकी डेथ 1 तारीख को हुई हो, 31 या 30 तारीख को हुई हो, या 15 तारीख को हुई हो। कहने का मतलब अगर डेथ बिगिनिंग ऑफ मंथ में हो, मिडिल ऑफ मंथ में हो, या एंड ऑफ मंथ में हो, तब तो आप 12 लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वो 5 तारीख को मर गया, तो आप महीने में तो जा ही नहीं सकते, अब आपको डेज में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वहां आप 365 लेंगे और इनटू में हिज शेयर, जितना भी इसका शेयर होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस उसका शेयर बाहर आ जाएगा। ये है जी केस 1, जब हमें क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 1 ईयर प्रॉफिट गिवन है। केस 2, प्रॉफिट्स आर गिवन फॉर मोर देन 1 ईयर। अगर आपको 1 साल से ज्यादा के प्रॉफिट गिवन तो हम कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे? देखते हुए चलिएगा। अगर 1 साल से ज्यादा के प्रॉफिट गिवन हो तो हम एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे करते हैं। कहने का मतलब ये एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन के बेसिस पे है। तो यहां पे किस तरीके से आप प्रॉफिट निकालेंगे? डिसीज्ड पार्टनर शेयर इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टाइम अप टू डेथ डिवाइडेड बाय 12 या 365 मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर। देखिए जी, दोनों में बाकी सारी चीजें सेम है, टाइम अप टू डेथ और हिज शेयर। एक ही चीज बदल रही है, एवरेज प्रॉफिट या लास्ट ईयर प्रॉफिट। और वो क्यों बदल रही है? क्योंकि क्वेश्चन में इस वाले केस में 1 से ज्यादा प्रॉफिट आपको गिवन होंगे, तब ऐसा होगा। चलिए अब जल्दी से इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात। पॉइंट नंबर 3 लिखिए। देखिए, ऐसा है कि हमें डिसीज्ड पार्टनर को प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें जर्नल एंट्री भी बनानी पड़ेगी। भाई, हमें बुक्स में तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना कि उसको पैसा दिया गया। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होती है? आप सोच समझ के बताइए, प्रॉफिट को डिवाइड करने की जर्नल एंट्री क्या होती है जी? आप अभी तक
2-3 चैप्टरों में कर चुके हैं पार्टनरशिप के। प्रॉफिट हमेशा डिवाइड होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। तो एंट्री बनती है जी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन बेटे जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के थ्रू ही प्रॉफिट डिवाइड होता है, सही है, लेकिन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेथ के केस में बन ही नहीं सकता, क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनता है जी ईयर एंड पे, और बेचारे की डेथ ईयर एंड पे थोड़ी ना होती है, वो तो कभी भी लुढ़क सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या यूज करें? तो समझिए, इसमें हम एक नया अकाउंट लेकर आएंगे जी। वो अकाउंट होगा पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ये वाली एंट्री है जी प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट गिवन टू डिसीज्ड पार्टनर। जो हम प्रॉफिट दे रहे हैं डिसीज पार्टनर को, कैलकुलेट इस तरीके से होगा और जर्नल एंट्री इस तरीके से होगी, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी, ये पार्टनर भी कौन सा? डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसकी डेथ हुई है। सिर्फ जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसे ही प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि बाकी के बचे हुए पार्टनर तो अभी भी बिजनेस में है, उन्हें ईयर एंड पे ही जाके मिलेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के थ्रू। लेकिन बेटे जी, क्योंकि डेथ ऑफ पार्टनर जो है वो कभी भी मिड ऑफ द ईयर हो जाती है, इस वजह से आपको एंट्री पी एंड एल सस्पेंस के थ्रू करनी पड़ेगी। अब इसके लिए नरेशन लिख दीजिए, बी प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू डिसीज्ड पार्टनर। हमने डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट दे दिया। बस अब आप समझ लीजिए कि एक मेथड हमारा खत्म हुआ। मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस में डेथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है कैलकुलेट करना डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसमें दो मेथड होंगे, टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस। दोनों मेथड में दो चीजें आ सकती है, एक कैलकुलेशन और दूसरा आ सकता है जर्नल एंट्री, या फिर दोनों आ सकते हैं। अगर सिर्फ एक चीज आई तो वो 3 मार्क्स में आएगी, और अगर सिर्फ जर्नल एंट्री आई तो 1 मार्क में आएगी, और अगर दोनों एक साथ आ गए तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर हमें टाइम बेसिस पे कैलकुलेशन करनी है तो वो दो तरीके से हो सकती है, या तो सिर्फ एक साल के प्रॉफिट के बेसिस पे, या फिर एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। अब हमें कौन सा मेथड कब लगाना है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है तो आप एवरेज लगाएंगे, अगर सिर्फ एक ईयर का प्रॉफिट गिवन है तो एवरेज लग ही नहीं सकता। ऐसी सिचुएशन में आप लगाते हैं लास्ट ईयर प्रॉफिट वाला तरीका। ओके, चलिए अब इस पे बेस्ड हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आप सभी जल्दी से क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, पेज नंबर है जी 5.131। ये देखिए जरा, ये है जी क्वेश्चन, पेज नंबर इज 5.131 और क्वेश्चन नंबर है 58। ध्यान से देखिएगा, ए बी सी 3 पार्टनर है जी एक फर्म में। बी की डेथ हो जाती है 31 अगस्त 2018 को, 31 अगस्त 2018। जिस किसी भी डेट पे डेथ हो ना, उसे सर्कल में जरूर ले लेना। ये बहुत जरूरी है जी जानना किस डेट पे डेथ हुई, क्योंकि इसी का खेल है टाइम बेसिस में सारा। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर till the date of death was to be calculated on basis of average of 3 completed years of profits before death। ध्यान से बेटे जी, कहते हैं जी एबीसी 3 पार्टनर है, बी की डेथ हो गई 31 अगस्त 2018 को, और बी का जितना भी शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो हम कैसे निकालेंगे? लास्ट अकाउंटिंग ईयर बेसिस पे नहीं है,
वो कह रहे हैं जी लास्ट अकाउंटिंग ईयर से डेट ऑफ डेथ तक का, कहने का मतलब अप टू डेथ प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे, एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स। अब क्वेश्चन तो बहुत शरीफ है ये, इसने बोल दिया कि पिछले 3 साल का एवरेज ले लीजिएगा। तो लो बेटे जी, पिछले 3 साल के प्रॉफिट गिवन है 16, 17, 18, 40, 50 और 72। इसका एवरेज लेके काम करना है। फर्म अपनी बुक्स 31 मार्च को क्लोज करती है। अगर 31 मार्च को क्लोज करती है और 31 अगस्त को उसकी डेथ हो जाती है, तो बताइए कितने समय तक वो बिजनेस में रहा। क्योंकि ये लास्ट दिन है तो इसमें कैलकुलेशन हमारी मंथ्स में हो जाएगी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने तक वो बिजनेस में रहा। हमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट पढ़िए। हमें कैलकुलेट करना है बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हर डेथ। एक काम तो ये करना है, और पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम, एज्यूमिंग, इस एजम्पशन को छोड़ दीजिए आप। ठीक है जी, ये जो फर्स्ट और सेकंड केस है इसे हटा दीजिए, इसका कोई लेना देना नहीं। ओके, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये वैसे मैंने क्रॉस लगवा दिया, लेकिन ये बात करेंगे इस पे, अभी नहीं जी, बाद में। तो बेटे जी हमें कैलकुलेशन करनी है और जर्नल एंट्री पास करनी है। तो चलिए जी शुरू हो जाते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इज 58। सॉल्यूशन, इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट, पहला पार्ट जो इसने मांगा है वो मांगा है जी कैलकुलेशन। तो अपन लिखेंगे साफ साफ, कैलकुलेशन ऑफ बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। हम बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल रहे हैं, और ये कैसे निकलेगा, बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्योंकि हमें इसमें एवरेज लेना है तो हम यहां लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट्स इनटू में टाइम अप टू डेथ डिवाइडेड बाय 12। मैं इसमें 12 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि डेथ लास्ट डेट पे हुई है। और इनटू में क्या करेंगे, हिज शेयर, जो इसका शेयर होगा। लो बेटे जी अब इसे सॉल्व कर दो। एवरेज किस तरह से आएगा, पिछले 3 साल के प्रॉफिट को प्लस करिए, 40,000, 50,000 और 72,000 डिवाइडेड बाय 3 इनटू में टाइम अप टू डेथ। हमने कैलकुलेट कर लिया था जी 5 महीने बने, इनटू में 5/12, और इसका शेयर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोई रेशो गिवन नहीं है तो 1:1:1 रेशो रही होगी, तो इसका शेयर 1/3 आएगा। इसे सॉल्व कर दीजिए, ये आएगा जी 1,62,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 5/12 इंटू में 1/3। और फर्दर अगर इसे सॉल्व किया जाए तो ये बनता है 54,000 इंटू में 5/12 और इंटू में 1/3। ये पूरा सॉल्व करके आ रहा है जी 7,500 रुपए, 7,500 रुपीज। पहला पोर्शन हो गया हमारा खत्म, जो क्वेश्चन ने मांग रखा था कि प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाओ। अब आ जाइए सेकंड पोर्शन पे। सेकंड पोर्शन में इसने डिमांड की थी जर्नल एंट्री। तो लो बेटे जर्नल एंट्री, ध्यान रखिएगा अगर आप एक भी जर्नल एंट्री बना रहे हैं तो आप उसके लिए भी फॉर्मेट बनाएंगे, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो इसमें मैं आपको फॉर्मेट बना के ही बताऊंगा। लो जी जर्नल का फॉर्मेट कर दीजिए बस एक एंट्री के लायक। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट।
और एंट्री क्या होती है जी? प्रॉफिट देने की। बस एक ही एंट्री है बेटे प्रॉफिट देने की हमेशा। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बी के कैपिटल अकाउंट में हम उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 7,500 रुपए ट्रांसफर कर देंगे। नरेशन लिख दीजिए। बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन। बस क्वेश्चन हो गया फिनिश। 4 मार्क्स में इतना आएगा जी आपका। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमें डेट भी गिवन थी, और अगर डेट गिवन है तो आपको यहां डेट भी मेंशन करनी पड़ेगी। डेट आएगी जी 2018 अगस्त 31, जिस दिन उसकी डेथ हुई। लो जी, अब ये हो गया पूरी तरह से फिनिश। इतना करके आओगे तो 4 नंबर आपके हो जाएंगे। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। चलिए जी, अब देखिएगा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 59। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 59। हरि, मोहन, सोहन 3 पार्टनर है, इनके बीच में रेशियो है 2:2:1। फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल 31 मार्च को वो अपनी बुक्स बंद करती है। मोहन डाइड ऑन 24/8/2017। 24/8/2017 को मोहन की डेथ हो गई। ना तो ये बिगिनिंग में मरा ना एंड में, ये नलायक जाके मरा है जी मिडल में। तो इसका मतलब ये है कि हमें डेज में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। खैर घबराइए मत, वो भी बहुत आसान है। ऑन मोहन्स डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 75,000। गुडविल बताई हुई है जी, वैल्यू मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगर मोहन की डेथ हो गई तो मोहन का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लो। मोहन था जी बीच वाला पार्टनर, 2/5 इसका शेयर है, तो 50,000 रुपए मोहन का शेयर ऑफ गुडविल आएगा। आप क्या करेंगे जी, इस 50,000 के लिए गेनिंग रेशो में एंट्री बना देंगे रिटायरमेंट वाली। वो एंट्री क्या होती थी? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। यहां क्या हो जाएगी? सर्वाइविंग टू डिसीज। बताओ जरा सर्वाइविंग कौन कौन है? हरि और सोहन। तो हरि और सोहन डेबिट हो जाएंगे और मोहन का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। मोहन क्रेडिट होगा 50,000 रुपए से। हरि और सोहन को उनकी गेनिंग रेशो में आप 50,000 को डिवाइड कर देंगे। अच्छा जी, एक बार जरा बताइए रेशो क्या आएगी? गेनिंग इसमें 2:1, तो उसमें इसे आप डिवाइड कर दीजिएगा। मैं गलती से इसमें 50,000 बोल गया शायद। उसका शेयर गुडविल 30,000 आएगा जी, और उसे 2:1 में डिवाइड करेंगे, मतलब 20,000 और 10,000। तो गुडविल की एंट्री आपके पल्ले पड़ गई। कैसे होनी है? एक एंट्री तो इसमें गुडविल की होनी है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर his share in the profits of the firm in the year of death will be calculated on the basis of last year profit। और कहते हैं जी पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि अगर किसी भी ईयर में डेथ हो जाए ना, तो प्रॉफिट फर्म में कैसे निकालेंगे? बेसिस ले लेंगे जी लास्ट ईयर के प्रॉफिट को, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर के बेसिस पे करना है। पिछले क्वेश्चन में एवरेज के बेसिस पे हुआ था। प्रॉफिट हमें गिवन है 31 मार्च 2017 का। अगर उसकी डेथ 24/8/2017 को हुई तो हमें ठीक 2017 के मार्च का प्रॉफिट चाहिए, और वही बता दिया इसने 2 लाख। कैलकुलेट करना है मोहन का शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ, और जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। 2 जर्नल एंट्री मांगी गई है और एक कैलकुलेशन मांगी गई है। पहले एक बात समझ लीजिए, अगर उसकी डेथ 24 अगस्त को हुई है, तो आप डेज की कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे इसे जरा ध्यान से देखिएगा। कई बच्चे तो इस कैलकुलेशन में ही अटक के रह जाते हैं जी। देखो बेटे, अगर उसकी डेथ 24 अगस्त को हुई तो अप्रैल से काउंट करना शुरू करो।
अप्रैल में होते हैं जी 30 दिन, मई में होते हैं जी 31 दिन, जून में होते हैं जी 30 दिन, जुलाई में होते हैं 31 दिन, और 24 दिन आएंगे जी अगस्त के। बस इन सबको प्लस कर दीजिए, ये बन रहा है 146 डेज। समझ में आई बात किस तरह से कैलकुलेशन करनी है? अप्रैल में मतलब जितने भी महीने पूरे बन रहे हैं उनके पूरे दिन ले लीजिए, ये ध्यान में रखते हुए कि जितने महीने में दिन होते हैं आप उतने ही लें। अगर जुलाई में 31 है तो आप 31 लें, 146 आ जाएगा जी। और आप जानते हैं अगर 146 के टेबल में 365 2.5 पे आता है जी, 2.5 पे। चलिए अभी देख लेंगे कैसे। आगे देखिए अब जरा, क्वेश्चन नंबर है 59, सॉल्यूशन। देखिएगा, सबसे पहले तो उसने क्या डिमांड किया है जी, कैलकुलेट करके दिखाओ। तो चलो जी पहले तो अपन कैलकुलेशन ही करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ, किसकी डेथ हुई थी जी इसमें? मोहन की। कैलकुलेशन ऑफ मोहन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। मोहन का शेयर ऑफ प्रॉफिट हम किस तरीके से निकालेंगे? देखिएगा, मोहन्स शेयर इज इक्वल टू लास्ट ईयर प्रॉफिट। इसमें एवरेज नहीं, क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि आप लास्ट ईयर प्रॉफिट लीजिएगा और इनटू में कर दीजिएगा टाइम बाय 365, क्योंकि डेज में कैलकुलेशन है, और इनटू में कर दीजिए मोहन का शेयर। लास्ट ईयर का प्रॉफिट था जी 2 लाख रुपए और टाइम हुआ है 146 डिवाइडेड बाय 365 और इनटू में हिज शेयर, इसका शेयर मोहन का 2/5 है। अगर हम इसे सॉल्व कर दें तो मोहन का शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है जी 32,000, 32,000 रुपए। ठीक है जी, 32,000 रुपए इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्वेश्चन ने हमसे जर्नल एंट्री डिमांड किया है। देखो बेटे ध्यान से देखना मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा हूं। आपको एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स लेने तो इसी तरह से सॉल्व करने हैं, रफ काम नहीं करके आना। जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनेगा, मैं इस क्वेश्चन में नहीं बना रहा हूं, मैंने कहा था कि पहले ही क्वेश्चन में बनाऊंगा। बस डेट लिख दीजिएगा सबसे पहले 2017 अगस्त 24। पहले हम प्रॉफिट की एंट्री कर देते हैं। प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट कर दें। नहीं, पीएनएल सस्पेंस डेबिट होगा टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा? 32,000। नरेशन लिख दीजिए, बीइंग प्रॉफिट गिवन टू मोहन। लो जी, ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट की एंट्री। अब आ जाइए नेक्स्ट एंट्री, एक और एंट्री मांग रखी है इसने जी गुडविल की, और गुडविल की एंट्री वही है जी रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग इसमें कौन कौन है? हरि और सोहन, बस उनको बोलना क्या है? सर्वाइविंग।
तो लिखिए हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दूसरा पार्टनर डेबिट हो जाएगा जी सोहन, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। मोहन की शेयर ऑफ गुडविल हमने कैलकुलेट की थी, 30,000 रुपए आई थी, और इसे गेनिंग रेशो, क्योंकि ये फर्स्ट केस है, नो इंफॉर्मेशन केस, तो न्यू रेशो ही गेनिंग रेशो है, उसमें डिवाइड कर दीजिए 20,000 और 10,000। नरेशन लिख दीजिए बीइंग गुडविल एडजस्टेड ऑन डेथ। खत्म जी। इस तरीके से बेटे क्वेश्चन होने हैं टाइम बेसिस पे। टाइम बेसिस मेथड अब पूरी तरह से फिनिश हो गया भाई। 2 केस बनते थे, दोनों केसेस पे हमने क्वेश्चन करके और लगे हाथ गुडविल की भी एंट्री कर दी। ये हमारे डेथ ऑफ पार्टनर में पहला टाइम बेसिस मेथड था, जो कि अब खत्म हो गया है। आज की क्लास हमारी बस यहीं तक है। सेल्स की क्लास इससे अगली क्लास होगी, सेल्स बेसिस मेथड की।